बुआ भतीजा इकट्ठा हुए 74 सीटें कहां से आएगी? 2019 का माहौल है। मैं फिर से एक बार कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं, 73 की 74 कर बुआ भतीजे की दुकान पर अलीगढ़ का ताला लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष ब्रेक इन इंडिया में लगा है और मोदी जी मेक इन इंडिया में लगे। मोदी को हटाने के अलावे उनका कोई एजेंडा नहीं है। इनका ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है। अगर गठबंधन की सरकार बनी तो कैसी सरकार बनेगी सुन लो भैया। सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को अखिलेश जी होंगे, बुधवार को ममता दीदी होगी, गुरुवार को शरद पवार जी होंगे, शुक्रवार को देवगौड़ा जी होंगे, शनिवार को स्टालिन बन जाएंगे, रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। લોકતંત્રની અંદર તો આયા પણ એની એ જ રાજાશાહીની પદ્ધતિ ચાલુ રાખી। બાપ પછી દીકરી, દીકરી પછી દીકરો, બીજો એક ગયો તો બીજો, એના હોય તો વહુ, એના હોય તો વહુનો દીકરો, આખો પરિવાર। અને આ ભાઈ હમણાં લગ્ન નથી કરતા તો બેન આવી ગયા। नमस्कार, 11 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी बहस और बड़ी कवरेज। दिन की सबसे बड़ी खबर की वो ये है कि यहाँ पर अमित शाह कुछ ही देर में, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और ये दूसरा उनका कुंभ में विजिट होगा। और इस बार उन्होंने स्नान करना है, स्नान के बाद अक्षयवट जाना है, लेटे हनुमान के दर्शन करने हैं और आज पूरा दिन कुंभ में ही रहना है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि योगी उनका स्वागत करेंगे। योगी लगभग छठी बार यहाँ पर कुंभ में मौजूद हैं, बार बार यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का आना, तो क्या ये उस कुंभ नीति का हिस्सा है जिसको अगर ये कह सकते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था 73 से 74 हो जाएंगे, 72 नहीं होंगे, या फिर ये कहीं ना कहीं उसकी काट है जिसका जिक्र पहले बुआ बबुआ की जोड़ी कर चुकी, महागठबंधन कर चुके हैं और इस बात की तस्दीक तो कहीं ना कहीं की थी अमित शाह ने भी कि अगर महागठबंधन होता है तो नुकसान हो सकता है पिछली बार की सीटों के मुकाबले। वहीं तीसरी तरफ यहां कांग्रेस भी पूरे तरीके से तैयार है। सुबह 5:30 बजे तक लखनऊ में प्रियंका गांधी बैठक करती रही। उत्तर प्रदेश की वो रणनीति बना रही हैं, एक एक कैंडिडेट से मिलेंगी जिनको टिकट्स देना है और वहां के कार्यकर्ताओं से बात करेंगी। तो ऐसे में सबका फोकस यहां पर पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और यहां कुंभ पर हो जाता है कि क्या ये सियासी कुंभ है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाएगा। तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ जो सवाल हम 11 बजे उठाने वाले हैं उसका हम रुख कर लेते हैं। सवाल ये रहेंगे कि प्रयागराज में शाह का शाही स्नान है या सियासी स्नान है, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है। यहाँ जगह जगह अमित शाह के होर्डिंग्स भी हैं, पोस्टर भी हैं और उस जगह पर जहां पर अमित शाह ने आना है उनके स्वागत की तैयारी की गई है। तो क्या सिर्फ एक धार्मिक स्नान है या फिर ये सियासी स्नान है? दूसरा, बुआ बबुआ के खिलाफ है बीजेपी की क्या ये कुंभ नीति? तीसरा, ये प्रयागराज से मिलेगी कांग्रेस के प्रियंका कार्ड की काट, क्योंकि यहां पर प्रियंका गांधी जब पहुंचने लगेगा नीचे तब यहां पर प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। वहीं आगे जो है महागठबंधन पर विजय के लिए क्या ये कुंभ क्रांति? हमारे साथ मेहमान है राकेश त्रिपाठी, अब्दुल रज़ाक खान, सुनील सिंह जेडीयू के प्रवक्ता, अब्बास अली रुश्दी और आमिर हैदर जैदी जो कि लेफ्ट के नेता हैं। राकेश त्रिपाठी, सबसे पहले सीधा सवाल आपसे, शाही स्नान है या सियासी स्नान है? क्योंकि एक एक करके पहले योगी आते हैं, 6 बार कम से कम वो आ चुके हैं, अमित शाह दूसरी बार आ रहे हैं। आप किसी भी तरीके से संतों को नाराज नहीं करना चाहते, मामला धार्मिक है, लेकिन असल में 2019 है, इसलिए सियासी आशीर्वाद जरूरी है। देखिए, कुंभ में स्नान करना हर हिंदू के लिए एक पवित्र आस्था का केंद्र होता है। हर हिंदू चाहता है कि वो कुंभ में जाकर के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य लाभ अर्जित करें। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी स्वभावतः व्यवहार से ही बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। वो किसी भी स्थान पर जब भी जाते हैं
तो वहां जो भी प्रसिद्ध मंदिर होता है, जो भी आध्यात्मिक बड़ा केंद्र होता है, वहां जरूर मत्था टेकते हैं। वो कोई सियासत के आधार पर केवल चुनावी हिंदू नहीं है कि चुनाव के समय में ही मंदिर मंदिर जाकर के मत्था टेकने का काम करें। सामान्य समय में भी जब भी वो संगठनात्मक प्रवास पर भी किसी जिले में जाते हैं, किसी क्षेत्र प्रदेश में जाते हैं, तो वहां का जो भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, आध्यात्मिक केंद्र होता है, वहां जरूर संतों से आशीर्वाद भी लेते हैं, मंदिर में मत्था भी टेकते हैं। तो आज कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ में जाकर के स्नान भी करेंगे और तमाम जो अखाड़े के पूज्य साधु संत हैं उनके साथ परामर्श करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है। भारत में परंपरा में देखा जाए तो हमेशा से सियासत के लोग जो रहे हैं वो हमेशा आध्यात्मिक लोगों से परामर्श लेते रहे हैं। देश और समाज के लिए क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए, ये हमेशा साधु संतों से इसमें परामर्श लेते रहे हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं। वहां जाकर के अलग अलग वो साधु संतों से, अखाड़ों से परामर्श करेंगे। देश समाज के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाई जाए, किस प्रकार की योजनाएं लेकर के चला जाए जिसमें मानव मात्रा का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इन सब बातों पर परामर्श भी करेंगे। इसमें सियासत नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के जब अध्यक्ष कहीं भी जाते हैं तो राजनीतिक प्रश्न बहुत सारे खड़े होते हैं और उन प्रश्नों का जवाब देना भी हमारे लिए जरूरी होता है। अब्बास अली रश्दी, क्या लगता है कि इन सवालों को जबरदस्ती सियासी बनाया जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है, माने चाहे दूसरी पार्टियां या नहीं माने, भले वो अर्ध कुंभ था उसे कुंभ को बना करके आयोजन किया गया हो या पिछली बार की संख्या के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हो, बार बार आकर के ओपन कम से कम यहां संतों से बात करके सुनिश्चित तो बीजेपी कर ही लेना चाहती है और शायद इसीलिए क्या दूसरी पार्टियां इनसिक्योर है कि यहां से इस कुंभ को, सियासी कुंभ का फायदा बीजेपी को ना हो जाए। देखिए सचिन भाई, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुंभ में पहुंचे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरे कुंभ के दौरान जो भी राजनीतिक गतिविधियां रही, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट किया और जिस तरीके से लोगों का आवागमन लगातार बना रहा और जिस तरीके से राजनीतिक काम करने का वहाँ पे जो हुआ है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म तो कोई 5 साल किया नहीं तो धर्म की शरण में जाने की शर्म कैसी। वास्तविकता ये है कि अगर राजनीति नहीं है तो आपने इस देश के इतने एक लंबे सार्वजनिक जीवन जीकर बेदाग छवि वाले नेता को कल आपने प्रयागराज की धरती पे जाने से रोका। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को छोड़ दें तो अखाड़ा परिषद के प्रसाद वितरण कार्यक्रम में उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, आदरणीय अखिलेश जी का आपने रोका। पूरी तरह से कुंभ को, वो कुंभ जो हमारे भारतीय संस्कृति की, सर ये आपको भी मालूम है ये कल से राजनीति हो रही है और जब ये साफ कह दिया गया था, नहीं सर, जब ये साफ कह दिया गया था कि भैया यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मुझे एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव थे वहां पर, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब क्या नहीं रोका गया था यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को आने से? क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ये साफ कर चुकी है कि हमारे यहाँ पर किस पॉलिटिशियंस को हम नहीं बुलाते हैं, अगर छात्र संगठन बुलाना चाहता है तो इसको लेकर के राजनीति किस चीज की? नहीं, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद आपको कि आपने ये प्रश्न किया। 2015 में जब आदरणीय योगी जी को रोका गया था, आप योगी जी की तुलना अखिलेश यादव जी से नहीं कर सकते। अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी 4 बार सांसद और प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद भी एक मुकदमा उनके ऊपर नहीं है और दर्जनों मुकदमे आदरणीय योगी जी के ऊपर हैं। मैंने ये बताया, आप अपनी बात कर लीजिएगा। ऋचा सिंह जी हमारी पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष थी, उनको बाईपास करके आप कार्यक्रम करना चाह रहे थे, चुनाव सांसद ही था ना, और 4 बार चुनाव सांसद, कम से कम वो सांसद जो है फिर तो आधी पार्लियामेंट को आप बैन कर देंगे कहीं जाने से। सर वो चुनाव सांसद तो था ना, कोई क्रिमिनल तो नहीं जा रहा था। आप जो कह रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं हो सकता, नहीं ठीक है, अगर आपने सवाल उठाया तो मैं राकेश त्रिपाठी को लैटिन करूंगा कि इसका वो जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी, उसके बाद मैं वापस इस चर्चा पे आऊंगा। धज्जियां उड़ाने के मुकदमे उनके ऊपर, जान से मारने की धमकी के मुकदमे, आपका आरोप सुना मैंने, आपका आरोप सुना मैंने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाने से रोकना था तो प्रयागराज पहुंचने देते हैं, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय न जाते हैं। ठीक है, आप कुंभ के कार्यक्रम आपने सवाल खड़े किए हैं, सुन लीजिए। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पर आने से, आपको लग रहा है कि यहाँ सिर्फ भागवत कथा में, यहाँ पर भागवत कथा में बैठने के लिए अखिलेश आ रहे थे और किसी छात्र राजनीति के लिए नहीं आ रहे थे। सर ये सारी दुनिया जानती किस लिए आ रहे थे। वो जो हंगामा हुआ और उसके बाद क्या कुछ कहा जा रहा है वो सब कुछ हो रहा है कि वो सबने भी देखा किस लिए आ रहे थे। ठीक है सर, ये कहीं ना कहीं नतीजे ये स्टैंडर्ड नजर आता है। एक सेकंड, ठीक है राकेश त्रिपाठी, जवाब सुन लीजिए। देखिए अब्बास जी ने जो सवाल उठाया, मैं देखिए जवाब इनका दे रहा हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता हैं जो स्वाभाविक राजनीति से उपजे हैं, सब पर राजनीतिक मुकदमे होते हैं। मुलायम सिंह यादव जी पर भी थे, लेकिन जिसने चांदी का चम्मच लेकर के राजनीति की हो उस पर मुकदमे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल अखिलेश यादव जी पर। 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा गरीबों के, विधवाओं की जमीन कब्जा कही होगी तो निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है
में वो लोग मंत्री बने बैठे राजनीतिक हैं तौर पर कि दर्ज किए जिन्होंने गए अपने मुकदमों के जीवन में आधार पर आज तक अपराधी साबित करना चाहते हैं। आप 5 बार के निर्वाचित सांसद योगी आदित्यनाथ जी, 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ जी, एक एक करके बोलते हैं ना, एक एक करके बोलते हैं ना, ऐसे आवाज आएगी नहीं। देखिए ऐसा कि मैं तो सवाल दोनों से कह रहा हूं, आज कहीं ना कहीं कल ये बात की जा रही थी कि देखिए ऐसा जब योगी को हेलीकॉप्टर की इजाजत ममता ने नहीं दी, तब कहां पर तमाम लोग ये कहा जा रहे थे कि नहीं देखिए कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी, नहीं दी तो अच्छी बात है। वही लोग कल यहाँ पर समर्थन में खड़े हुए थे अखिलेश यादव के, जब ये कहा जा रहा था कि हाँ व्यवस्था बिगड़ सकती है, छात्र राजनीति की अखाड़ा ये नहीं है, तब वो राजनीतिक दलों का डबल स्टैंडर्ड साफ जाहिर है। खैर ठीक है, मैं वापस आता हूं इस चर्चा के ऊपर। नहीं ठीक है, एक सेकंड, रुश्दी साहब और राकेश त्रिपाठी, यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये है, नहीं एक सेकंड, रुश्दी साहब और राकेश त्रिपाठी, क्या यहां पर सवाल ये नहीं है, क्या यहां पर सवाल ये नहीं है आमिर हैदर जैदी कि यहां पर क्योंकि कुंभ, देखिए एक राजनीतिक पार्टी है, कुंभ का आयोजन कर रही है तो वो चाहेगी, क्योंकि उसे राजनीति करनी है सर, वो तो वोट लेगी, वो अगर इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर सकती है तो उसमें हर्ज क्या गुरेज क्या। दूसरी चीज, क्या दूसरी पार्टियों को यह लगने लग गया कि कल जो अखिलेश प्रकरण हुआ वो यही था कि कहीं इलाहाबाद से जो चुनावी संदेश है वो बीजेपी पूरा न ले जाए या सियासी संदेश न ले जाए, इसलिए हड़बड़ी में कुछ ऐसी चीज क्रिएट की जाए कि मैं भी वहां पर जाऊं, जिस कारण से वहां पर जाने से रोका गया। आमिर हैदर जैदी, चलिए आपने ये तो मान लिया कि ये राजनीतिक कुंभ है, धार्मिक कुंभ नहीं है। बहरहाल धार्मिक आधार पर राजनीति करने का सचिन एक दुष्परिणाम ये होता है, कभी देश जाट आरक्षण के नाम पर जलता है, कभी देश दलित के नाम पर जलता है, कभी देश किसी फिल्म के नाम पर जलता है, कभी करणी सेना ये देश को जलाती है। तो ये आरक्षण या कहना चाहिए धर्म के आधार पर राजनीति के दुष्परिणाम ये होते हैं। अब रहा व्यक्तिवादी राजनीति के ऊपर आ जाता हूं, व्यक्तिगत राजनीति का भी दुष्परिणाम ये होते हैं कि देश व्यक्तिवाद की राजनीति खत्म करनी चाहिए और सामाजिक रिलीजन इज पॉइजन तो आप कहते हैं सर, फिर क्या फिलॉसफी हुई? व्यक्तिवाद सुन लीजिए, धर्म की नीतियों पर बात होनी चाहिए ना। व्यक्तिवादी राजनीति का भी यही होता है कि देश मूल मुद्दों की तरफ से हटाकर व्यक्तिवाद की बात करता है, व्यक्तिवाद की अच्छाई और बुराइयों पर बात करने लगता है, देश के मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। आज देश का मूल मुद्दा ये है कि किसान की आमदनी की बात है, बेरोजगारों की है, भ्रष्टाचार की है। जो मोदी जी ने 5 साल पहले वायदे किए थे, देश उस पर चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। और कल की घटना पे मैं एक ही चीज कहूंगा, मेरी एक प्रतिक्रिया ये है कि परसों से 3 दिन से प्रियंका गांधी टीवी की चेहरा बन गई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ साजिश करके अगर अखिलेश यादव प्रयागराज चले जाते और भाषण दियाते तो नहीं होता कुछ, लेकिन बीजेपी को चाहिए था कि उस ध्यान से हटाकर नया ध्यान, नई न्यूज, नई चीज देश के अंदर गढ़नी थी, और वो ऐसा हुआ। मैं एक चीज सारे गठबंधन से पूछना चाहता हूं जो महागठबंधन का हिस्सा है, अगर सारी विपक्षी पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा हो जाएं तो बीजेपी को कौन सी ऐसी सीट 50 सीट जीत के आ सकती है, पूरा मीडिया रिसर्च करके मुझे बता दे जहां से बीजेपी जीत सकती है। लेकिन स्वार्थों की राजनीति ऐसी हो रही है देश के अंदर कि ठीक है, सुनील सिंह बता दीजिए जरा कि कहां से बीजेपी जीत सकती है, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आमिर हैदर जैदी से पूछेंगे कि लेफ्ट इस देश में कितनी सीटें जीत करके आ सकता है और फिलहाल कितने। ठीक है, मुझे थोड़ा छोटे, ठीक है, आपने शुरुआती पॉइंट क्लियर रखा। ठीक है, सुनील सिंह उसके बाद अब्दुल रज़ाक खान, 1 मिनट टीचर जी। पहले तो जैदी साहब ने जो पूरे कुंभ को राजनीतिक कुंभ का दर्जा दिया, कहा धार्मिक नहीं है, मैं समझता हूं करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर धर्म को अपनी आस्था को पूरी तरह से पालन करने का अधिकार है। इसी क्रम में धार्मिक में अमित शाह आए, चाहे कोई आए, वो आ रहे हैं, संतों से मिल रहे हैं, अपना आस्था का विषय है, इस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं बनती है। अगर राजनीति तो वो कर रहे हैं, जैसे प्रियंका गांधी जब आई थी तो एक पोस्टर लगाए गए थे, इसमें प्रियंका गांधी को मां दुर्गा का रूप दिखाया गया था। मैं कहता हूं राजनीति तो धर्म के साथ कांग्रेस कर रही है, और मैं इसकी निंदा करता हूं कि मां दुर्गा एक भगवान है, उसमें किसी व्यक्ति को कैसे वहां दिया जा सकता है।
और जैदी साहब जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं सीपीआई का, सीपीआई तो कुछ लघु राजनीति करती है। मैं कह रहा हूं उसको पूरी तरह धार्मिक मामला छोड़ा जाए, राजनीति न इसमें हो रही है न जोड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कुंभ आयोजन करके एक इतिहास रच रही है, पूरे विश्व में इतिहास रच रही है। इसके लिए कोई राजनीति नहीं है। अगर क्रेडिट कोई बाय प्रोडक्ट है, देखिए जलने की बात आप जलाते आप हैं, जवाब दीजिएगा। अभी सुनील सिंह की बारी थी, उसके बाद आपको रज़ाक खान पूरे विभाजीकरण करके जाते हैं। सामाजिक आप एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन कर रहे हैं, जलाते आपके ऐसे व्यक्ति हैं। अरे धार्मिक आयोजन को धार्मिक रहने दिया जाए। आप तो कम से कम जब सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं ना जैदी साहब, तो केरल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सबके सामने आ जाता है सर। आप अगर लगाएं, अगर वहां पर क्या कर रही है सामने आ जाता है सर, सभी का सपोर्ट सामने आ जाता है। तो ऐसा है कि सर सामाजिक सौहार्द की बात एक स्टेट में अलग और दूसरे स्टेट में कम से कम डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, अब तो रज़ाक खान मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? क्या यहां पर एक कुंभ का आयोजन करवा के वो कहते हैं कि हमने सफल कुंभ का आयोजन कराया, अगर उसके बदले में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कहते हैं कि साधु संत आशीर्वाद दे देंगे तो ये गलत है? या फिर वो चीज कि यहां पर प्रियंका गांधी जब परसों आ रही थी तो उन्हें दुर्गा अवतार में दिखाया गया था, क्या ये हिंदुओं का, ये नहीं कि हिंदुओं का वोट वो किया जाए, या फिर राहुल गांधी को सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा पंडित कह दिया जाए, क्या वो ये नहीं है कि हिंदुओं का वोट करने की बात आप कर रहे हैं? क्या ये धार्मिक राजनीति नहीं है अब्दुल रज़ाक खान? सचिन जी देखिए, अगर से साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए किया जा रहा है तो बहुत ठीक है, सब लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन बीजेपी आज मजबूर है, वादा कर चुकी है 71, 72, 73, 8 से 10 लेने की भी क्षमता उनमें नहीं है आज, क्योंकि देश की जनता उनको आज तिरस्कार कर दी है, उनको छोड़ दी है, उनका साथ नहीं दे रही है। देखिए, जब से मंदिर का मुद्दा प्रधानमंत्री ने कोर्ट पर डाल दिया है, थोड़ा मंदिर का मुद्दा थम सा गया है, आज उसको वापस उठाया जाएगा। अमित शाह जी पूरी राजनीति की नीयत से यहाँ आ रहे हैं। देखिए, वो एक धार्मिक केंद्र है, वो एक धार्मिक जगह है, उसको पूरी राजनीतिक फायदे के लिए ये बहुत बखूब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कुंभ का इस्तेमाल पूरी राजनीति के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर कैबिनेट बैठक बैठाकर किया। अब अमित शाह जी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं संत समाज बीजेपी से नाराज है, 30 साल से झूठा वादा करते हुए आ रही थी। आज जब बहुमत मिला, प्रदेश में बहुमत मिला, केंद्र में बहुमत मिला, कोर्ट पर फैसला छोड़ दिया। क्योंकि आज से पहले तो कहा जा रहा था नहीं, लेकिन परसों से तो कहा जा रहा है कि किसको आएंगी। कहीं ना कहीं आज आप देख लीजिए, शाम तक प्रियंका गांधी आएंगी ना 21 तारीख को, तो प्रियंका गांधी का आना, कुंभ में डुबकी लगाना, हम कहें कि वो धार्मिक है, ये जो अब हो रहा है ये सियासी है। ये कहा जाए सर ऐसा होगा, या फिर प्रियंका गांधी को दुर्गा दिखाना वो धार्मिक था, सियासी नहीं था, या उधर से चुनावी भाषण करते हैं, राहुल गांधी का जनेऊ दिखाना दिख जाएगा सचिन जी, दत्तात्रेय कौल गोत्र बताना, क्या ये धार्मिक था सर, सियासी नहीं था? अरे ठेकेदारी बीजेपी क्यों ले रही है हिंदुत्व की? बीजेपी अकेली ठेकेदार नहीं है ना हिंदुत्व की। क्या कांग्रेस में जितने हाँ बात बताइए ना, ये बात हुई ना, आप कह रहे हैं कि ठेकेदारी बीजेपी क्यों ले रही है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कहीं ना कहीं ये तो ठेकेदारी है। बिल्कुल सही बात है सर। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कैसे रासुका लगाया गया कि वहां पर गौ हत्यारों पर उसी वक्त ही कहा गया, गौ रक्षा की बात पहले हो रही थी और तुरंत कहा गया तो जाती हो गई साहब, क्यों लगाया गया, लेकिन वहां पर चुनावी वादे किए थे। बात ये होती है ना कि जब राजनीतिक पार्टियां ये कहने लग जाती है, जयदी साहब जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कि फिर नीति किसके पास रहती है कि ठेकेदारी उनकी तोड़ना है, तो फिर मतलब ठेकेदारी इन्होंने भी उठा रखी है। फिर ठेकेदारी के नाम पर ही वो पोस्टर इन्होंने छपवाए थे, यानी कि क्या सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से खिलवाड़ करना ही एक ये मकसद होता है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी? बात दूसरी ये हो रही है कि क्या यहाँ पर कुंभ का सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर ही स्थिति सब कुछ निर्भर करने वाली है। 73 से 74 भारतीय जनता पार्टी अपने आप करने का वायदा कर रही है, तो वही महागठबंधन ये कह रहा है कि ये सिर्फ घबराए हुए इस कारण से धर्म की शरण में आए हैं। चर्चा के लिए हम वापस स्टूडियो का रुख करें, लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कुछ यहाँ आम जनता मौजूद है जो कि प्रयागराज की है, उनसे हम जानना चाहेंगे। ब्रेक से पहले जो ये चर्चा हो रही थी वो ये चर्चा हो रही थी कि क्या इस कुंभ का इस्तेमाल सियासी तौर पर किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बार बार आ रहे हैं, योगी भी यहाँ पर आए, कैबिनेट भी की, क्या यहाँ से वोट लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी, या फिर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? नहीं जी, जो साधु लोगों की सेवा करने आ रहे हैं, वोट नीति की यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है। संत लोगों की सेवा करने के लिए बार बार उनकी ड्यूटी पड़ती है। नहीं, लेकिन चुनाव तो है ना 2019 में। चुनाव है, चुनाव अलग माहौल है जी। ये तो एक संतों को लिए सेवा करनी पड़ेगी, मजबूरी गवर्नमेंट की, हर एक सरकार करती है। पहले अखिलेश ने भी की थी, राहुल गांधी ने भी की थी, अब इसकी सरकार है, सब करते हैं। बगैर सरकार न जब भी लोग करते हैं सेवा, तो अब अखिलेश भी यहाँ आएगा,
कहीं ऐसा कोई डर तो नहीं है क्या किसी की दूसरी पार्टी का कि भैया कोई अगर ज्यादा संतों की सेवा कर ली या साधुओं के बीच आ गए कहीं उनका वोट ना छिटक जाए, कि ऐसा डर तो नहीं है क्या है ये? हाँ, ये डर तो अवश्य है, क्योंकि धर्म की पार्टी है तो केवल बीजेपी है, और जो है कभी भी ये खुल करके ना राम मंदिर में आए हैं ना कोई धर्म स्नान में कौन कौन से आए। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार चौथी बार शायद ऐसा है, लेकिन और भी अखिलेश और जो और भी पार्टी के हैं वो क्यों नहीं आए? ये तो प्रसिद्ध है। अगर राम मंदिर नहीं, वहाँ पर एक कांग्रेस सपोर्टर है अब्दुल रज़ाक खान, वो ये कह रहे थे कि कोई अकेले बीजेपी की ठेकेदारी थोड़ा ना है, हमारी भी है। नहीं तो वो इसके धर्म के बारे में वो नहीं बात कर सकते, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि इसका क्या है। एक आध बार वो भी स्नान करते तब उनके बुद्धि शुद्ध होती, वो भी स्नान करेंगे तो उनकी बुद्धि में जो सात्विकता आएगी, वो धर्म की बात आएगी, वो आएगी। वो स्नान करे नहीं है तो उनको कैसे पता पड़ेगा? ठीक है, क्या आपको लगता है? हाँ बोलिए। हाँ सर, श्री राम का मंदिर जरूर बनना चाहिए, हम तन मन धन से समर्पित है भगवान राम। ठीक है, अब्दुल रश्दी, फिर उसके बाद राकेश त्रिपाठी। आपको लगता है क्या यही इनसिक्योरिटी, क्योंकि कुंभ का आयोजन तो आपने भी किया ना सर, अब तक उसका क्रेडिट लेते आए हैं, ठीक है, एक स्टैम्पीड को छोड़ दीजिए कि देखिए आजम खान ने किया, हमने किया, कितना बढ़िया किया, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर क्योंकि ये बीजेपी कम से कम सीधे तौर पर स्टैंड करके तो साफ आ रही है, खुले तौर पर अपनी चीज स्पष्ट कर रही है कि हाँ हम हिंदू हित की बात कर रहे हैं या फिर हम धार्मिक तौर पर बात कर रहे हैं, क्या वो एक इनसिक्योरिटी है दूसरी पार्टियों की? हाँ, धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं वोट ना बढ़ जाए, जो कि इससे पहले बढ़ता रहा है, बाकी पार्टियां भी करती रही हैं। कुंभ का आयोजन से पहले भी होता रहा है और कुंभ का आयोजन में सरकारें हमेशा अपनी अपनी व्यवस्थाएं करती रही हैं, लेकिन इस बार के कुंभ को जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं इनिशिएट करके पूरे कुंभ के आयोजन में मेजबानी करने का जिम्मा लिया, 6 लाख गांवों तक निमंत्रण भेजना, हर देश तक, आज विश्व के अलग अलग देशों तक निमंत्रण भेजना, वहां के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से लेकर राजदूतों को आमंत्रित करना और उनकी तमाम व्यवस्थाओं के लिए चिंता करना, यह पहली बार हुआ है। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वयं जाकर के अलग अलग राज्य के राज्यपालों को या वहां के तमाम धर्माचार्यों को जाकर के स्वयं निमंत्रित करने का कार्य करें। यह पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जाकर के स्वयं निमंत्रित किया है, उनकी सारी व्यवस्थाओं की चिंता अपने सर माथे ली है, और आज जितनी व्यवस्थाएं कुंभ में हुई हैं उन व्यवस्थाओं को देख करके देश विदेश तक उत्तर प्रदेश की छवि आज बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी है और यही कारण है कि इस कुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना हुआ है। अब तक के जितने रिकॉर्ड रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, बावजूद इसके किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय समाचार नहीं हुआ। हर व्यवस्था को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटर करने का काम किया है। ये राजनीतिक दल अब तक कुंभ के नाम से भयाक्रांत रहा करते थे। मैं उसमें पढ़ता ही नहीं सर कि राफेल को लेकर के किसने क्या कहा, कौन किस लॉबिस में खड़ा, मैं तो एक नॉर्मल आम जनता की बात कर रहा हूं। इस कारण से मैंने कुछ लोगों से सवाल कुछ लोगों के ले लिया। राकेश त्रिपाठी यहाँ पर लोग ये कह रहे रिपोर्ट अब झूठी साबित होने लगी सर। नहीं, आमिर हैदरजादी साहब, सर ऐसा है, रिपोर्ट आप अपने तरीके से बाय करते हैं और रिपोर्ट अपने तरीके से जो हर एक को जो कन्वीनियंट है वो तरीके से इसको बाय कर रहा है। ठीक है राकेश त्रिपाठी, छुपाया जाए, ये छुपा करके जो छापने की प्रक्रिया है ना, मैं किसी मीडिया हाउस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन छुपा करके छापने की जो प्रक्रिया है ये पत्रकारिता को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। सेलेक्टिव आधार पर रिपोर्ट्स को छापना और उससे नैरेटिव सेट करना ये बहुत लंबे समय से देश में होती है, लेकिन आप निश्चित रहिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ जनता सीधे सत्य का अन्वेषण करती है। आप परेशान मत होइए, तमाम जिन रिपोर्टों का हवाला कर रहे हैं उन रिपोर्टों का छिद्रान्वेषण करने का काम जनता ने स्वयं कर लिया है। जनता जानती है कि किस मोटिव के साथ कौन सी रिपोर्ट कैसे छपवाई जा रही है, कैसे लिखवाई जा रही है, खबरें कैसे प्रसारित कराई जा रही है, जनता जानती है कि चौकीदारी सारा पिक्चर क्लियर है। अभी सचिन जी के पीछे खड़े हुए सामान्य जनता इस बात को कह रही है। प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी पर जितना भी आप आक्षेप करने का प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश की संसद में खड़े हुए तो ये उत्तर प्रदेश के बच्चे उतना ही नुकसान होगा। दरोगा भर्ती 2016 के पूरे परिवार को आज तक प्रधानमंत्री आवास के सुख सुविधा भोगने का अवसर नहीं दिया। लेकिन एक चीज और है ना, अब्दुल रज़ाक खान और सुनील सिंह, क्या एक चीज और है ना, अगर इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, इतना ज्यादा डिसेंट है, इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है, इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है, इतने ज्यादा घोटाले हुए हैं, इतना सब कुछ है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, सर फिर तो किसी के लिए कोई राह मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी। फिर तो इतना बड़ा महागठबंधन, प्रियंका की ग्रैंड एंट्री और उसके बाद हर एक चीज को सियासी चश्मे से तोलना, कोई मतलब हो सकता है रज़ाक खान, या तो विपक्ष इतना डरा हुआ है, क्या तो विपक्ष इतना डरा हुआ है या इस कारण से इकट्ठा हो रहा है, या फिर हम कह रहे हैं
विपक्ष डरा नहीं है, बीजेपी डरी हुई है। मार्च 2018 से आज तक बीजेपी अपने सर फिर तो सिंगल हैंडली आपको पूरे देश में सूपड़ा साफ कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। लोग अगर इतने नाराज हैं, आज 141 पेज मैं कह रहा हूं ना, अगर लोग इतने नाराज हैं तो फिर विपक्ष एकजुट क्यों है? ये कह रहे हैं कि ना जॉब है, ना डिस्ट्रस्ट है, या लोगों को कुछ मिला, यहाँ पर वो बाकी भी जुमला रह गए। आपको लगता है इतना है, फिर तो विपक्ष को इकट्ठा, फिर तो कोई भी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मायावती की बसपा, सबको अकेले चुनाव लड़ जाना चाहिए था। या आपको लगता है कि विपक्ष डरा? क्या मानते हैं आप? डर के इकट्ठे हो रहे हैं, डर के। सर किसी के पास टैलेंट ही नहीं है तो जॉब कैसे मिलेगा? क्योंकि पहले के एग्जाम देखते थे तो नकल होता था, अब आप पास होके जाओगे, आपके पास टैलेंट नहीं है तो जॉब कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली रियलिटी में होता है जिसके पास टैलेंट है, हार्ड वर्क कर रहा है, सबके पास कुछ न कुछ है। जो एग्जामिनेशन प्राइवेट सेक्टर में हुआ, हर काम कोई भी नकल नहीं होता था। गवर्नमेंट सेक्टर में जरूरी थोड़ी ना है। विपक्ष के लिए ये लोग अमन बेच जाएंगे, चमन बेच देंगे, धर्म बेच देंगे, कर्म बेच दे, और ना समझो कि हम देश में है सुरक्षित। ये वतन के डोटेरे वतन बेच देंगे। इन लोगों की फिलहाल अल्टीमेटली तो खैर ये डिसाइड वोटर को ही करना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, या इसमें कोई वो नहीं है कि एक तरफ धार्मिक आयोजन, ये तो हर बार हुआ है, होता रहेगा। सरकारें आई हैं, सरकारें जाएंगी, मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो। लेकिन हाँ, यहाँ से कहीं ना कहीं सियासी क्रांति निकालने की कोशिश या फिर सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो लगभग हर पार्टी ने की है, वो भले यहाँ पर पार्टिसिपेट करके या फिर इसको इग्नोर करके। खैर इसी तरीके की कुछ ना कुछ बातें आज दिन भर भी निकलेंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 12 बजे अमित शाह यहाँ स्नान करेंगे और साथ ही योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, और उसके बाद तमाम अखाड़ों पर उनको जाना है। जूना अखाड़ा, वान अखाड़ा, मेरे पीछे निर्मोही अखाड़ा, वहां पर भी संत मौजूद है। मंदिर को लेकर के क्या बात होगी, और साथ ही साथ 2019 में संतों के लिए क्या आशीर्वाद बीजेपी यहां से लेकर के जाएगी, ये खबरें लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है।